नमस्कार, पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम गोचर के विषय में बात करने वाले हैं। मतलब जो भी राशिफल जितने लोग बताते हैं तो उसको देखते कैसे हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां विशेष रूप से रखनी चाहिए और उसको कहने के पूर्व किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दैनिक राशिफल कह लीजिए या पाक्षिक राशिफल कह लीजिए या मासिक राशिफल कह लीजिए, सभी चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से चंद्रमा के आधार पर, मतलब चंद्र राशि के आधार पर ही संचालित होती हैं। तो जब भी राशिफल हम कहें तो उसमें क्या मुख्य विषय ध्यान रखने चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है या बहुत ही प्रचलित विषय है। सभी व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती है या आने वाले समय में क्या घटनाएं होने वाली हैं शुभाशुभ, उनके विषय को लेकर के वह चिंतित रहता है। बहुत सारे लोग फलादेश भी करते हैं राशि फल को लेकर के, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप यह वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि इन बिंदुओं को न देख पाने के कारण ही व्यक्ति अच्छे प्रकार से फलादेश करने में असमर्थ हो पाता है। यदि आप वीडियो देखेंगे तो किस प्रकार से हमें गोचर का फल कहना चाहिए, उसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो गोचर का फल मुख्य रूप से चंद्र राशि से करना चाहिए, न कि नाम राशि से। नाम राशि के लिए बताया गया है कि आपकी जो भी नाम राशि है उसके अनुसार क्या क्या कार्य करने चाहिए, वह नाम राशि से निर्दिष्ट किया जा चुका है। कहते हैं कि काकिण्याम वर्ग शुद्धौ च वादे द्युते स्वरोदये मंत्रे पुनर्भू वर्णे नाम राशि है प्रधानता। मतलब कांकड़ी का विचार कर रहे हैं या वर्ग शुद्धि की विचार कर रहे हैं या वाद विवाद है, मतलब कोई मुकदमा है या स्वर शास्त्र संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में ही नाम राशि की प्रधानता होती है। और इससे इतर जितने भी चीज़ें हैं उनमें तो जन्म राशि लेना ही चाहिए। तो जब भी हम अपना दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल पेपर में पढ़ते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं किसी भी सोर्स के माध्यम से उसको देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले ध्यान यही रखना चाहिए कि आपकी जो जन्म राशि है, मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वही राशि आपको प्रभावित करेगी, न कि आपकी नाम राशि गोचर के प्रसंग में। क्योंकि जन्म काल में जो भी आपकी राशि रही है उससे ही ग्रहों की जो भी स्थितियां बनती है, निस्संदेह वह आपको प्रभावित करेंगी ही करेंगी। तो यह पहला मुख्य विषय यही हो गया या ध्यातव्य विषय यही हो गया कि आपकी जो जन्म राशि है उसी के आधार पर आप राशिफल देखा कीजिए, न कि नाम राशि वाला। नाम तो एक व्यक्ति के बहुत सारे होते हैं, घरेलू नाम होता है, स्कूल का अलग नाम होता है, फिर दूसरे लोग मित्र लोग अलग नाम से बुलाते हैं, मतलब अनेक प्रकार के नाम होते हैं। तो उनसे उसका तात्पर्य नहीं है। जो आपकी जन्म राशि है उससे ही मुख्य रूप से गोचर का विचार करना चाहिए। किसी की मेष राशि है तो मेष राशि से वर्तमान समय में, गोचर कहने का मतलब आपके जन्म कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थितियां हैं उससे अभी आपकी स्थितियां क्या बन रही हैं वही गोचर कहलाता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय यह हो जाता है कि प्रत्येक ग्रहों के शुभ और अशुभ स्थान बताए हुए हैं कि अमुक ग्रह अमुक राशि से अमुक स्थान में रहेगा तो ही वह शुभ होगा और इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में अशुभ होगा। इसको लेकर के रामदैवज्ञ ने मुहूर्त चिंतामणि में या फिर मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में, अन्य जो भी ग्रंथ हैं उनमें इसकी चर्चा की गई है। एक उदाहरण से इस बात को आप समझ लीजिए कि जैसा कहा जाता है कि 3, 6, 11 में जो हैं गोचर से ग्रह अच्छे माने जाते हैं। मतलब आपकी जो भी राशि है उस राशि से तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान और एकादश स्थान में ग्रह हो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यह नियम सभी ग्रहों पर लागू नहीं होता है। सभी के अलग अलग निर्दिष्ट स्थान बताए गए हैं, जैसा कि अष्टक वर्ग में कहा जाता है। तो 3, 6, 11 में सूर्य तो पूर्ण रूप से शुभ माना ही जाता है कि यदि तृतीय स्थान में जन्म राशि आपकी जो भी है उससे यदि तृतीय स्थान में, छठे स्थान में और 11वें स्थान में सूर्य है तो वह गोचर के हिसाब से 1 महीना आपके लिए
अच्छा करने वाला है ही। और ऐसा आपने व्यवहार करते भी होंगे कि 4, 8, 12 का जो भी ग्रह होता है वह अशुभ होता है। मतलब चंद्रमा हो, सूर्य हो, बृहस्पति, कोई भी ग्रह हो, तो प्रायः 4, 8, 12 का जो ग्रह होता है वह दूषित माना ही जाता है। तो 4, 8, 12 अत्यंत दूषित स्थान कहे गए हैं। जब भी जन्म कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादशस्थ ग्रह आते हैं तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट इत्यादि देते हैं ही। शनि की ढैया जो है वह इसी पर आधारित है। तो दूसरा यही मुख्य विषय होता है कि जन्म राशि से कौन से ग्रह किस किस स्थानों पर शुभ माने जाते हैं। जैसे बृहस्पति का जन्म राशि से मतलब गोचर में तृतीय स्थान में होना अच्छा नहीं माना जाता है। उसी प्रकार से शुक्र का भी छठे में होना गोचर से अच्छा नहीं माना जाता है। सभी के लिए यह नियम नहीं, कुछ विशेष ग्रहों के लिए उसका एक चक्र आता है कि अमुक ग्रह अमुक स्थान में शुभ होगा और अमुक ग्रह अमुक स्थान में अशुभ होगा। तो वह सारणी देख करके आपको ज्ञात कर लेनी चाहिए। तो यह हुआ दूसरा मुख्य विषय कि कौन सा ग्रह जन्म राशि से कौन से स्थान में शुभ है और कौन से स्थान में अशुभ है। तीसरा इसमें मुख्य विषय यह आ जाता है विचारणी कि उन ग्रहों का वेध भी देखना चाहिए आपस में। वेध कहने का मतलब जो है कि एक ग्रह संबंधित दूसरे ग्रह को पीड़ित करता है, वेधित करता है। जैसा नाड़ी वेध इत्यादि होता है या सप्तशलाका या पंचशलाका में वेध देखते हैं, उसी प्रकार से गोचर के समय भी वेध अवश्य देखना ही चाहिए। एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, जैसा कि जन्म राशि से तृतीय में सूर्य हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन उस तृतीयस्थ सूर्य को नवमस्थ यदि कोई ग्रह हो तो वह उसको वेधित करेगा। मतलब तृतीय के सूर्य का जो भी अच्छा फल होने वाला है वह नवम में बैठा हुआ ग्रह उसको रोक देगा। तो यह हुआ वेध। तो इस वेद की भी चर्चा या इस वेद का भी मुख्य रूप से विचार करना चाहिए ही चाहिए जब भी हम गोचर का फल कह रहे हैं। यदि वेद में कोई ग्रह नहीं है तब तो अच्छी बात है, प्रत्येक ग्रहों के लिए वेद स्थान भी निर्दिष्ट हैं। ऐसा नहीं कि तृतीय में ग्रह है तो नवमस्थ ग्रह ही उसको वेधित करेगा। सभी ग्रहों का अलग अलग वेद स्थान निर्दिष्ट किया गया है। इसमें यह विचार जरूर कर लेना चाहिए कि पिता पुत्र का आपस में वेद नहीं होता। मतलब चंद्रमा बुध का आपस में वेद नहीं होगा, सूर्य शनि का आपस में वेद नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि केवल उत्तर भारत में ही इस वेद का विचार करना चाहिए, अन्य स्थानों पर नहीं करना चाहिए। तो उत्तर भारत में तो इसका विचार करना ही चाहिए हर हाल में। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह जो वेद है ग्रहों के स्थित स्थान से करना चाहिए, न कि जन्म राशि से। लेकिन मुख्य विचार यही है, जो बहुमत यही है कि जन्म राशि से ही ग्रहों का विचार करना चाहिए, न कि जन्म स्थित ग्रहों से। तो जो भी जन्म राशि व्यक्ति की है उससे यदि तृतीय में सूर्य है तो वह अच्छा माना जाएगा, लेकिन यदि नौ में कोई ग्रह है तो वह सूर्य अशुभ फल देने वाला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की धनु राशि है, अब आगामी कुछ दिनों में बृहस्पति जो है कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है, तो तृतीय का बृहस्पति तो वैसे ही अच्छा फल नहीं देने वाला होता है, तो वह एक वर्ष तक धनु राशि वालों के लिए वह अच्छा फल नहीं करेगा। किंतु अभी की यदि हम चर्चा करें तो अभी वृश्चिक राशि में सूर्य है। कन्या राशि से देखें तो कन्या, तुला, वृश्चिक, तीसरे में सूर्य अच्छा माना जाएगा। 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का कालखंड जो रहेगा कन्या राशि वालों के लिए वह अच्छा माना जाएगा। लेकिन नवम भाव में वृष राशि में राहु बैठा हुआ है जो उस सूर्य को वेधित कर रहा है। इस कारण से कन्या राशि वालों के लिए भी यह महीना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि वह राहु से वेधित हो गया। तो इसी प्रकार से चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु विचारणीय यह हो जाता है कि अशुभ स्थान में जो भी ग्रह हैं या शुभ स्थान में, मतलब अशुभ स्थान में जो भी ग्रह बताए गए, जैसे मान लीजिए तृतीय का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है गोचर से, लेकिन यदि यही बृहस्पति या कोई भी ग्रह जो अशुभ स्थान में बताए गए हैं वह अपनी उच्च राशि में हो या फिर अपने स्वयं की राशि में हो तो वह दोष उसको नहीं लगता है।
जैसे मान लीजिए यदि यही बृहस्पति कर्क का होता या फिर मीन का या फिर धनु का होता और तीसरे में होता तो वह दोषप्रद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आचार्यों ने कहा है ही कि उच्च का हो या फिर अपनी ही राशि का हो तो वह दोषप्रद नहीं माना जाएगा। और ऐसा भी कहा है कि यदि शुभ स्थान में ग्रह हो लेकिन वह नीच का हो तो वह शुभ स्थान के जो भी गुण हैं वह उसको नहीं देगा, मतलब उसको लाभ नहीं प्रदान कराएगा, उसको वह नुकसान करेगा ही करेगा। जैसे अभी तुला का सूर्य था तो जो भी संबंधित राशि है मतलब सभी के लिए नुकसान किया, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए, सभी के लिए वह कष्टकारी हुआ, शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ जिसके लिए था उसके लिए तो और अशुभ बन गया, और जिसके लिए शुभ था तो वह उसके लिए अशुभ बन गया। तो ग्रहों का बल इसमें अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि ग्रह बल उसमें क्या कहता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई गोचर के फल कहने के संदर्भ में। पुनः नए विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।